मैं वीरेंद्र कुमार छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी में सहायता करने के लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है आद्य ऐतिहासिक काल में हमारे छत्तीसगढ़ की क्या जानकारी मिलती है। इससे पहले हम लोगों ने पाषाण काल में छत्तीसगढ़ की क्या जानकारी मिली है उसको देखे हैं, कल पढ़े हैं, है ना। उसमें हम लोगों ने पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल में विशेष जगहों का अध्ययन किया है। आज हम देखेंगे कि आद्य ऐतिहासिक काल में हमारे छत्तीसगढ़ की क्या क्या जानकारी मिलती है। तो हमें पता है आद्य ऐतिहासिक काल में जो जगह खोजी गई उसका नाम क्या है जी, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम मिलता है उसका, सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि माना गया है 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच, है ना। ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हमारे भारत के मूलतः उत्तर भारत क्षेत्र में रहा है। आपका लगभग यहाँ से आपका यहाँ तक फैला हुआ क्षेत्र है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में इसका कोई भी इफेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी कारण आप याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता का हमारे छत्तीसगढ़ में कोई भी साक्ष्य मिला है पूछेगा तो साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है भाई, एक शब्द में आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में आपका छत्तीसगढ़ का क्या साक्ष्य मिला है। तो छत्तीसगढ़ में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन 2018 में एक आपका मूर्ति निर्माण कला शैली है, मूर्ति निर्माण कला शैली, जो कि विशेष तौर पे हमारे बस्तर क्षेत्र में चलता है। किस क्षेत्र में चलता है भाई, बस्तर क्षेत्र में चलता है। और उस मूर्ति निर्माण कला शैली को हम कहते हैं ढोकरा मूर्ति कला निर्माण शैली। तो यह जो ढोकरा मूर्ति कला निर्माण शैली है, बताया जा रहा है इतिहासकारों द्वारा कि ढोकरा मूर्ति निर्माण कला शैली जो बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है, यह आया है किस सभ्यता से जी, सिंधु घाटी सभ्यता से। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता का एक साक्ष्य माना जा रहा है किसको, ढोकरा मूर्ति निर्माण कला शैली को। तो करंट के टॉपिक में आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्या चीज है जो कि छत्तीसगढ़ में साक्ष्य माना जा रहा है, तो वह है हमारा क्या, ढोकरा मूर्ति कला निर्माण शैली। इसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ में और कोई भी साक्ष्य आपका सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं मिलता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास क्रम में, और हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे किसको, ऐतिहासिक काल को। हमने बताया था आपको कि ऐतिहासिक काल में हमें लिपि भी मिली है, उसको हम पढ़ भी पाए हैं, और एक विशेष भाषा भी मिली है ना। इसमें हम पहला पढ़ते हैं क्या भाई, वैदिक काल। क्या पढ़ते हैं, वैदिक काल पढ़ते हैं। वैदिक काल में हमें पता है हमारे 4 वेदों की रचना हुई। कितने वेदों की रचना हुई है, 4 वेदों की। इन 4 वेदों का नाम क्या क्या है, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेदों की रचना हुई है किस काल में, वैदिक काल में। तो हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में या छत्तीसगढ़ के कुछ जानकारी क्या वेदों में मिलती है ना। तो देखिए हमारा जो पहला वेद है ऋग्वेद, इस ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ की कोई जानकारी नहीं है। किस वेद में छत्तीसगढ़ की कोई जानकारी नहीं मिलती है भाई, ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ की कोई भी जानकारी नहीं मिलती है हमारी। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है आपका सिविल सेवा में कि क्या छत्तीसगढ़ से संबंधित ऋग्वेद में कुछ जानकारी मिलती है, तो नहीं मिलती। दूसरा हमारा क्या है, सामवेद।
तो सामवेद की हमें जानकारी मिलती है, एक जगह है दुर्ग का तरी घाट। क्या नाम है भाई? दुर्ग का तरी घाट नाम का जगह है। यहां से हमें सामवेद लिखित सिक्के मिले। सामवेद लिखित क्या मिली है भाई? सिक्के मिले हैं। कहां से जी? दुर्ग के तरी घाट से। और बताया गया है सिक्कों में 2500 वर्ष प्राचीन है। 2500 वर्ष यह प्राचीन माना गया है। और इसमें लिपि है आपका ब्राह्मी लिपि और आपका प्राकृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका पूछा जाता है कि सामवेद से हमारे छत्तीसगढ़ की क्या जानकारी मिलती है। तो सामवेद लिखित सिक्के मिले हैं कहाँ से? दुर्ग के तरी घाट से। उसमें 2500 वर्ष प्राचीन आपका सिक्के मिले हैं, जिसमें हमारी लिपि मिली है ब्राह्मी लिपि और हमारा भाषा मिला है। कौन सा भाषा? प्राकृत भाषा। याद रखिए, याद रहिए। इसके पश्चात वैदिक काल के अन्य हमारे छत्तीसगढ़ में साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि एक साहित्य है परवर्ती वैदिक साहित्य। परवर्ती वैदिक साहित्य। परवर्ती वैदिक साहित्य में एक नदी का उल्लेख किया गया है, रेवा नदी का। कौन सा नदी का भाई? रेवा नदी का उल्लेख किया गया है। और यह जो रेवा नदी है वह कौन सा नदी है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका कौन से नदी का उल्लेख किया गया है किस साहित्य में? तो परवर्ती वैदिक साहित्य में आपका वर्णन किया गया है किस नदी का? रेवा नदी का, जो कि किसका प्राचीन नाम है? नर्मदा नदी का। तो यह हमारे छत्तीसगढ़ से किस प्रकार संबंधित है? तो हमें पता होगा आपको कि छत्तीसगढ़ में 4 अपवाह तंत्र हैं। कितने अपवाह तंत्र हैं भाई? 4 अपवाह तंत्र हैं। 4 अपवाह तंत्र को आप जानते हैं। हमारा सोनगंगा अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र और एक है नर्मदा अपवाह तंत्र। तो इसी नर्मदा नदी का उल्लेख किया गया है किस साहित्य में? परवर्ती वैदिक साहित्य में। इस कारण इसको आपका वैदिक साहित्य में छत्तीसगढ़ का प्रमुख साक्ष्य माना जा रहा है। आप इसको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। नर्मदा नदी का उल्लेख किया गया है किस साहित्य में? परवर्ती वैदिक साहित्य में। किस नदी के नाम से भाई? रेवा नदी के नाम से। और रेवा नदी वर्तमान में कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। क्लियर है इतनी बातें? इसके बाद अन्य साक्ष्य देखें हम वैदिक काल के। तो अन्य साक्ष्य में हमें एक और साहित्य मिलती है, कौशिकी उपनिषद। कौशिकी उपनिषद हमारे भारतीय संस्कृति में 108 उपनिषद बताए गए हैं। इन 108 उपनिषदों में से एक उपनिषद है, कौन सा उपनिषद? कौशिकी उपनिषद। और कौशिकी उपनिषद में एक पर्वत का उल्लेख किया गया है। कौन से पर्वत का भाई? विंध्याचल पर्वत का, जिसको विंध्य पर्वत भी कहा गया है। तो याद रखना, कौशिकी आपको उपनिषद में एक पर्वत का उल्लेख किया गया है, जिस पर्वत का क्या नाम है? विंध्य पर्वत। और हमें पता है कि विंध्य पर्वत का अग्र विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ आया हुआ है। कैसे? देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में विंध्याचल पर्वत का हिस्सा आया हुआ है। विंध्याचल पर्वत का विस्तार यहाँ से लेकर आपका राजस्थान, गुजरात से होते हुए एमपी, फिर हमारा छत्तीसगढ़, झारखंड, आपका उड़ीसा वगैरह क्षेत्र में फैला है आपका। और छत्तीसगढ़ का यहाँ से आपका जो जिला पड़ता है कोरिया। कौन सा जिला भाई? कोरिया जिला। यह कोरिया जिला तक आया हुआ है किस पर्वत का हिस्सा? आपका विंध्याचल पर्वत का हिस्सा। कौन से पर्वत का हिस्सा आया हुआ है?
विंध्याचल पर्वत का हिस्सा आया हुआ है और विंध्याचल पर्वत के अग्र विस्तार को अलग अलग नाम से जाना गया है। ये मध्य वाले को आपका भांडेर की पहाड़ी कहते हैं, इसकी पहाड़ी भांडेर की पहाड़ी, और ये छत्तीसगढ़ से जो लगा हुआ एरिया है इसको कैमूर पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कैमूर पर्वत। और कैमूर पर्वत आपका किस जिले में? छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में। किस जिले में है? कोरिया जिले। इसी कारण हमारा एक साक्ष्य माना जा रहा है किसको? विंध्याचल पर्वत का जो उल्लेख किया गया किस साहित्य में? कौशिकीय उपनिषद में। तो आप याद रखना, ये समस्त चीजें हमें आपका जानकारी देती है किस काल की? वैदिक काल की। ठीक है भाई, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। वैदिक काल से हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। जैसे ऋग्वेद में हमारे छत्तीसगढ़ का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता। सामवेद लिखित हमें सिक्के मिले हैं, कहाँ से? दुर्ग के तरी घाट से। आपका 2500 वर्ष प्राचीन आपका सिक्का मिला है जिसमें ब्राह्मी लिपि में आपका प्राकृत भाषा में लिखा गया है उसको। ठीक है, इसके बाद आपका एक साहित्य है वैदिक साहित्य, परवर्ती वैदिक साहित्य, जिसमें आपका रेवा नदी का उल्लेख है, जो कि कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। और नर्मदा नदी हमारे छत्तीसगढ़ का एक क्या है? अपवाह तंत्र है ना। इसके बाद हमारा एक और आपका साहित्य है, कौन सा? कौशिकीय उपनिषद। और कौशिकीय उपनिषद में किस पर्वत का उल्लेख है? विंध्य पर्वत का। यह जो विंध्य पर्वत है यह हमारे छत्तीसगढ़ के कहाँ है जी? कोरिया जिले में आया हुआ है। इसका अग्र विस्तार, जिसको क्या नाम देते हैं हम लोग? कैमूर पर्वत। क्लियर है? इससे आपका डायरेक्ट प्रश्न आता है सिविल सर्विस के और अन्य कंपटीशन एग्जाम्स में, तो आप याद रखिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, तो आज का क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि रामायण काल का हमारे छत्तीसगढ़ में क्या साक्ष्य है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मेरे को वीडियो बनाने का आपका उत्साह पैदा होगा। और मैं चाहता हूँ कि सिविल सर्विस की तैयारी करने में जो दिक्कतें आती हैं उन दिक्कतों को आपका अच्छे से हम लोग सामना कर सके और हमारे राज्य के अच्छे अच्छे पोस्ट में हम चयन प्राप्त कर सके। बोलिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़।